नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में नेहरू पर अमित शाह के बड़े बयान की, विधानसभा का चुनाव जीतने वाले सांसदों के इस्तीफे की, बात करेंगे तेलंगाना में बनने वाली नई सरकार की, इंडिया गठबंधन पर नीतीश कुमार के बड़े दावे की, साथ ही जानेंगे उद्धव ठाकरे ने अडानी को लेकर क्या किया है खुलासा। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात एनडीए को लगने वाले बड़े झटके की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईवीएम के विरोध में खुलकर आई कांग्रेस, मोदी सरकार पर किया जोरदार वार, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा ईवीएम जीत गया, आपका मत हार गया। मिचोंग से चेन्नई में भारी नुकसान, 72 घंटे रही बिजली गुल, इंटरनेट बंद, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा, पूरा शहर जलमग्न। बृजभूषण शरण राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, दिल्ली पुलिस ने दाखिल की लिखित दलीलें, यौन शोषण से जुड़ा हुआ है मामला। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार ने बनाया नया हाई, सेंसेक्स 352 अंकों की तेजी के साथ 69,649 के स्तर पर बंद, निफ्टी भी 82 अंकों की तेजी के साथ 20,937 के स्तर पर बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में बुधवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल चर्चा के बाद पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कई बार आया, विपक्ष की ओर से भी और सत्ता पक्ष की ओर से भी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसी बात कह दी जिससे बीजेपी के नेता ही हैरान दिखाई दे रहे हैं। तो नेहरू पर क्या कह गए हैं शाह, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा से आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास कर दिया गया। इस बिल के कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीट कश्मीरी विस्थापितों के लिए और 1 सीट पीओके से आए लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इन तीनों सीटों पर सदस्यों की नियुक्ति एलजी के आदेश पर होगी। इस बीच आज लोकसभा में इस बिल पर चर्चा कराई गई। चर्चा में अधीर रंजन चौधरी ने पंडित नेहरू के किए काम को याद दिलाया और कहा कि 70 साल में देश ने जो विकास किया वो नेहरू की नीतियों के चलते ही हुआ। अधीर ने सरकार को चुनौती दी कि ये लोग दिन रात पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसते रहते हैं, एक दिन नेहरू पर ही सदन में चर्चा करा लीजिए। देश पंडित नेहरू को याद करता है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को ये सहन नहीं होता। अधीर ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो अमित शाह ने इस पर सफाई भी दी। शाह ने कहा कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि पंडित नेहरू हानिकारक है। मैं ही नहीं, सत्ता पक्ष के बेंच पर बैठे किसी भी सदस्य ने नेहरू को हानिकारक नहीं कहा है। कोई नहीं कहता है कि नेहरू हानिकारक हैं। यानी शाह ने लोकसभा में ये स्वीकार कर लिया है कि नेहरू के खिलाफ पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं। एक तरह से देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से देश के विकास में नेहरू के काम को याद दिला रहे थे, शाह ने उस पर अपनी मुहर लगा दी। गृह मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कश्मीर में जो समस्या है और कश्मीर के विलय के समय जो लोग थे उन लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। शाह के बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी भी अब नेहरू के योगदान को स्वीकार करने लगी है। अब शाह ने भी नेहरू की तारीफ कर दी। वैसे तो लोकसभा का ये अंतिम शीतकालीन सत्र माना जा रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस सत्र का आज का दिन कई सांसदों का संसद सदस्य के रूप में आखिरी दिन भी हो गया। कई सांसदों ने आज अपने इस्तीफे लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिए। तो आखिर क्यों सांसदों ने दिए हैं इस्तीफे, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब सरकार गठन की कोशिश तेज हो गई है। तेलंगाना में 7 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण है, तो मिजोरम में 8 दिसंबर को। लेकिन जिन 3 राज्यों में बीजेपी जीती है वहां कब सरकार बनेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहे थे कि पार्टी के जो 12 सांसद चुनाव जीते हैं उनकी किस्मत का क्या होगा। ये सांसद विधायक बने रहेंगे या फिर संसद सदस्यता को चुनेंगे। और आज अचानक ही बीजेपी के सांसदों के इस्तीफे की खबरें आ गई। बीजेपी के 12 सांसद जो विधायक बन गए हैं उनमें से 11 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ बाबा बालक नाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कभी भी उनके इस्तीफे की खबर आ सकती है। संसद सदस्यता छोड़ने वालों में से मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण राव,
रेणुका सिंह और गोमती साय, जबकि राजस्थान से राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी का नाम है। इन सभी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी है। सांसदों के इस्तीफे के बाद अब इस बात के कयास लगने तेज हो गए हैं कि इन राज्यों में बीजेपी किसे सीएम बनाएगी। वैसे बीजेपी के इस दाव से अब इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि तीनों ही राज्यों में चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, यानी वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह का पत्ता कट सकता है। सांसद थे, अब विधायक बन गए हैं। वैसे सांसद से विधायक बने नेताओं को अभी उम्मीद सीएम बनने की भी है, क्योंकि इस्तीफे उन्हीं राज्यों के सांसदों ने दिए हैं जहां सीएम के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का इंतजार हो रहा है। जहां तेलंगाना कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वहां शपथ ग्रहण की तैयारियां भी हो रही है। रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले वो दिल्ली आए थे। तो क्या रहा दिल्ली में रेवंत का कार्यक्रम, देखिए रिपोर्ट। 7 सितंबर को हैदराबाद में रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही दक्षिण भारत के एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 6 महीने पहले ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। रेवंत के शपथ ग्रहण की तैयारियों के साथ ही मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। वैसे देर शाम तक मंत्रियों के नाम राजभवन नहीं पहुंचे थे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि रेवंत रेड्डी के मंत्रिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती 4 महिला विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने ही चुनावों के दौरान कहा था कि कांग्रेस की सरकार में कम से कम 4 महिलाओं को मंत्री बनाया जाएगा, और चुनावों में कांग्रेस की 4 महिलाएं ही जीत पाई। लेकिन इससे पहले 5 दिसंबर को कांग्रेस हाईकमान ने रेवंत रेड्डी को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया था। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने रेवंत के नाम पर मुहर लगाई, जिसके बाद उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया। अब इसके बाद रेड्डी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेड्डी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। दावा किया जा रहा है कि रेवंत के शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। इसके अलावा पार्टी खड़गे, राहुल, प्रियंका, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा सहयोगी दल के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1 बजे हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित होगा और प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां भी तेज हो गई है। राज्य की मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और एलबी स्टेडियम का भी दौरा किया। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 64 तो उसकी सहयोगी सीपीआई को 1, बीआरएस को 39, बीजेपी को 8 और एआईएमआईएम को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत से दक्षिण भारत में बीजेपी की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। बीजेपी का दक्षिण से सफाया ही हो गया है, तो इंडिया गठबंधन अब देश भर में बीजेपी की सफाई की रणनीति बनाने में जुट गया है। 17 दिसंबर को इंडिया की बैठक होगी और इस बैठक को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। तो क्या कहा है नीतीश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, जिसे स्थगित कर अब 17 दिसंबर को किया जाएगा। बैठक स्थगित करने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही थी, लेकिन कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी खुलकर खड़े हो गए हैं। बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि नीतीश कुमार कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है, लेकिन नीतीश ने खुद ही बीजेपी की सभी दावों की हवा निकाल दी है। नीतीश ने कहा कि हमारे बारे में खबरें छप रही थी कि हम बैठक में नहीं जा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब थी, बुखार से पीड़ित था, ऐसे में मेरा जाना संभव नहीं दिख रहा था। गठबंधन की 17 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक में हम जरूर शामिल होंगे। हमें तेजी से भविष्य की योजना बनानी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। बिहार के सीएम ने कहा कि सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सारी बातें फाइनल हो जाए। नीतीश कुमार ने ये भी साफ कर दिया है कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है। विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि हार जीत लगी रहती है, कांग्रेस को भी अच्छा वोट मिला है, सभी राज्यों में उसे 40% से ज्यादा वोट मिला है। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग अभी पावर में हैं, पूरा का पूरा इतिहास बदल रहे हैं। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं है।
वहीं आपको बता दें कि लालू यादव ने भी कांग्रेस का साथ देते हुए इंडिया गठबंधन की तारीख 17 दिसंबर की बताई थी और उन्होंने कहा था कि 17 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ होंगे। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की 17 दिसंबर की इस मीटिंग में क्या कुछ होता है। मुश्किल में मोदी सरकार और बीजेपी तो फंसती ही दिख रही है। साथ ही मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले गौतम अडानी की भी मुश्किलें इन दिनों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और अब अडानी ग्रुप के खिलाफ शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा खोल दिया है। ठाकरे ने अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। तो क्या कहा है ठाकरे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी अडानी के मामले को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेरते रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार की नीतियां अडानी को फायदा पहुंचाने की है। अडानी को एयरपोर्ट से लेकर रेलवे सब कुछ दिया जा रहा है। अडानी को लेकर संसद में कई बार मामला उठ चुका है और अब ये मामला महाराष्ट्र में तुल पकड़ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ चल रही एकनाथ शिंदे की सरकार ने मुंबई के धारावी पूर्ण विकास परियोजना का काम अडानी समूह की कंपनी को मिला है, जिसके बाद सूबे के विपक्षी दलों का आरोप है कि धारावी पूर्ण विकास की आड़ में अडानी समूह को फायदा पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप को बड़ी रियायतें दी है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्धव गुट ने अगले हफ्ते विशाल मार्च निकालने की घोषणा की है। ठाकरे 16 दिसंबर को धारावी से मुंबई में अडानी ग्रुप के ऑफिस तक मार्च करेंगे। ठाकरे ने कहा कि वो धारावी पूर्ण विकास परियोजना और बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ ये मार्च कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने धारावी पूर्ण विकास परियोजना का ठेका देकर व्यापारी समूह का पक्ष लिया है। बता दें, जुलाई में महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक रूप से 259 हेक्टेयर धारावी पूर्ण विकास परियोजना को अडानी ग्रुप की फर्म को सौंप दिया था। उद्धव ने मांग की है कि धारावी के लोगों को सिर्फ 350 वर्ग फुट नहीं बल्कि करीब 400 से 500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली जगह मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि विकास कार्य के कारण मुंबई की सांसें थम गई है। जीरो प्लानिंग के कारण मुंबई में काफी प्रदूषण है। सरकार सिर्फ ठेके दे रही है। ये ठेका देने वाली सरकार है। खबर ये है कि उभयोदय नगर वांद्रा का पूर्ण ग्रहण भी अडानी को दिया जाएगा। वे सब कुछ केवल अडानी के लिए कर रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी ठेके सिर्फ अडानी को मिलता है। ठाकरे ने सवाल किया है कि बिजली बिल का ठेका भी अडानी को दिया गया है। अडानी को सब कुछ कैसे दे दिया गया? अगर आप सभी उद्योगों को गुजरात ले जा रहे हैं तो आप मुंबई में क्या करेंगे? जहां भी बीजेपी सत्ता में होती है या सहयोगी के साथ सत्ता में, वहां अडानी का नाम किसी न किसी विवाद में आ ही जाता है। दूसरी ओर विवाद इस समय पश्चिम एशिया में भी चल रहा है। इजराइल की फिलिस्तीन पर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है, जिसमें बेकसूरों की जान जा रही है और अब इजराइल की इस कार्रवाई पर अमेरिका ने भी उसका साथ छोड़ने का संकेत दे दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 24 नवंबर को शुरू हुआ युद्ध विराम एक हफ्ते में खत्म हो गया और इसके साथ ही इजराइल ने एक बार फिर से फिलिस्तीन, खासतौर पर गजा को निशाना बनाना तेज कर दिया है। दक्षिणी गजा में इजरायली टैंकों ने भीषण गोलीबारी की है। इसी बीच अमेरिका, जो पहले इजराइल के साथ दिखाई दे रहा था, वो भी उसके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल गजा के उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर चुका है और जनवरी में उसका नियंत्रण दक्षिणी गजा पर भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इजराइल की इस आक्रामक नीति के चलते अमेरिका भी नाराज दिखाई दे रहा है। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि युद्ध के दक्षिणी गजा में पहुंचने के बाद व्हाइट हाउस इस बात को लेकर काफी परेशान है कि अगले कई हफ्तों में इजराइल की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है कि उसकी सेना उत्तर में इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति को दोहरा नहीं सकती है। उत्तरी गजा में इजराइल की कार्रवाई में कई नागरिकों की जान जा चुकी है। अमेरिका ने इजराइल को सख्त हिदायत देते हुए ये कह दिया है कि उसे नागरिक पर हमलों की संख्या को सीमित के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। अमेरिका ने इजराइल को बताया है कि दुनिया भर उसके जमीनी सैन्य अभियान के खिलाफ राय बना रही है, जिसमें हजारों लोगों की जान जा रही है। अमेरिका की इजराइल को चेतावनी के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर।
बीजेपी की मुसीबत चुनाव जीतने पर भी कम नहीं हुई है। जिन शिवराज, वसुंधरा और विजयवर्गीय को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया था, वही सीएम बनने के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। तो घूम फिर कर वही लोग, मगर ये सब दिखाए कौन? क्योंकि मीडिया का एक बड़ा तबका तो इंडिया गठबंधन में दरार दिखाने में ही व्यस्त है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात एनडीए की बढ़ती मुश्किल की। सहयोगियों के साथ बीजेपी के रिश्ते तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर विधानसभा चुनावों में मिली जीत से बीजेपी जहां खुद को मजबूत बता रही है, तो वहां सहयोगियों पर दबाव भी बढ़ रहा है। लेकिन इसका उल्टा ही असर अब देखने को मिल रहा है। सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ने की तैयारी में है। तो किस सहयोगी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की तैयारी कर दी है शुरू? देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की मिलीजुली सरकार है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को राज्य की 90 में से 40 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन किया और उसके बाद हर चुनाव दोनों दलों ने मिलकर लड़ा। लेकिन अब बीजेपी की ओर से इस गठबंधन को तोड़ने के संकेत मिल रहे हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली जीत के बाद अब बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि अगले साल हरियाणा में भी वो अकेले अपने दम पर सरकार बना लेंगे। बीजेपी नेताओं के बयान भी अब ये संकेत दे रहे हैं। पार्टी पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह तो लगातार दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी। दरअसल बीजेपी नेताओं का दावा है कि हरियाणा में अगर जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन होता है तो इसका बीजेपी को फायदा नहीं होगा, जेजेपी जरूर फायदे में रहेगी। दरअसल गठबंधन की सूरत में बीजेपी के कई नेताओं को अपनी टिकट संकट में दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी नेता जेजेपी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जरूरत होने पर बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ भी करा सकती है, क्योंकि जेजेपी से गठबंधन टूटने की सूरत में पार्टी निर्दलीय विधायकों पर निर्भर हो जाएगी। वैसे गठबंधन टूटने की सूरत में 2 से 3 निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाकर सरकार को बचाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गठबंधन टूटने का ऐलान 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। वैसे इस गठबंधन के टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होने की संभावना है, क्योंकि राज्य में पहले से ही बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।